नमस्ते बच्चों। आज जो है हम हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 5 अपनी प्रकृति, और यह है पेज नंबर 50 पर। बराबर। तो अपनी प्रकृति पढ़ेंगे। तो अपनी प्रकृति क्या होती है ये हम बाद में बताएंगे। पहले हम आपको इसको अच्छे से पढ़ करके बता देते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। तो एक दिन फ्रेडरिक, हितेंद्र, मुख्तार, प्राजक्ता, सिद्धि, काव्या, शर्मिष्ठा, कृष्णा, बिट्टू, तृप्ति, चिन्मय आपस में बातचीत कर रहे थे। प्राजक्ता ने कहा, प्रकृति हमें कुछ ना कुछ देती ही रहती है, क्यों ना इस वर्ष बाल दिवस पर हम प्रकृति को कुछ दें। सबने मिलकर अपना विचार अपनी मित्र सोनपरी को बताया। ओके, अभी यहाँ देखेंगे। सोनपरी को बहुत हर्ष हुआ। वह सबको अपने साथ लेकर आकाश में उड़ चली। उसने कहा, दोस्तों, तुम जो कुछ प्रकृति को देना चाहते हो उसकी कल्पना करो। मैं तुम्हारी हर कल्पना को सुंदर उपहार में बदल दूंगी। फ्रेडरिक और सिद्धि ने आकाश को अपने खिलौने देने का मन बनाया। सोचते ही खिलौनों ने बादलों का रूप ले लिया। काव्या और हितेंद्र ने पर्वत को चॉकलेट देने की इच्छा व्यक्त की। यह इच्छा शानदार वृक्षों में बदल गई। शर्मिष्ठा एवं कृष्णा पृथ्वी को अपनी चूड़ियाँ पहनाना चाहती थीं। देखते देखते उनकी चाह हरियाली बनकर पृथ्वी पर खिल गई। तृप्ति और चिन्मय ने अपनी अपनी रंग पेटी आसमान को देने का मन बनाया। कुछ ही क्षणों में सारा आसमान कई रंगों की छटाओं से भर गया। तुरंत आसमान टिमटिमाते तारों से भर गया। सचमुच सभी बच्चों और परी ने मिलकर प्रकृति को अद्भुत बना दिया। एकाएक प्राजक्ता की नींद खुल गई। उसने खिड़की से बाहर झांका तो पाया कि प्रकृति वैसी ही दिख रही है जैसी उसने अभी अभी सपने में देखी थी। बराबर। ये पढ़ने के बाद आप जो है एक एक शब्दों के बारे में आप जानने शुरू करेंगे। तो सबसे पहले पाठ है अपनी प्रकृति। तो प्रकृति क्या होती है? अपनी तो आपकी खुद की, लेकिन प्रकृति क्या होती है जानना बहुत ज़रूरी है। प्रकृति का मतलब होता है कि हमारे आसपास जो नदी, पर्वत, तालाब, झील, पेड़ पौधे, हर तरह की जो चीज़ें हैं वो सब की सब क्या होती, प्रकृति में आती हैं। आसमान, धरती, समुद्र, ये सब की सब चीज़ें क्या होते हैं, प्रकृति में आती हैं। तो इन प्रकृति की चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो इन प्रकृति और की चीज़ों को यदि हम रक्षा नहीं करेंगे तो हम भी बचेंगे नहीं। तो इन प्रकृति की रचना के लिए हमें जो है कोशिश करनी चाहिए। तो उसी बारे में बताया गया है। तो एक दिन जो है इसमें से जो है बच्चों ने कुछ काम किया, उसके बारे में बताया गया है। आप देख पा रहे हैं कि एक दिन फ्रेडरिक के बच्चों के नाम हैं हितेंद्र,
मुख्तार, प्राजक्ता, सिद्धि, काव्या, शर्मिष्ठा, कृष्णा, बिट्टू, तृप्ति, चिन्मय, ये सब के सब बच्चों के नाम है। ये सब जो है एक जगह एकत्रित हुए थे, इकट्ठे हुए थे और सब लोग आपस में कुछ न कुछ बात कर रहे थे। उसी में प्राजक्ता, एक लड़की जो शायद उनकी मॉनिटर हो, ने कहा कि प्रकृति हमें कुछ ना कुछ देती ही रहती। तो प्रकृति का मतलब ये है कि हमारे नदी, पर्वत, तालाब, झील, बाग बगीचे, जंगल, धरती, समुद्र, आसमान कुछ न कुछ हमको देते ही है। आखिर क्या देते हैं? धरती हमको क्या देती है? तो आप पाएंगे धरती पर ही हमारा घर है, हम धरती पर ही रहते हैं। धरती पर ही नदी, तालाब, झील, बाग बगीचे, जंगल, वन सब कुछ है। और धरती जो है मिट्टी है और मिट्टी में ही सारे पेड़ पौधे होते हैं। हमारी फसलें मिट्टी में होती हैं, मिट्टी में इन फसलों को पैदा किया जाता है और मिट्टी में उपजाए हुए अन्न, गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, सब्जी जो भी होता है, टमाटर, बैगन, भिंडी, मूली, फल जो भी है, आम, कटहल, अनार, सेब, सब धरती से ही तो मिलते हैं। धरती नहीं रहेगी तो नहीं मिलेगी। पर्वत क्या काम करते हैं? पर्वत जो होते हैं वो पहले इसके पहले पार्ट में बताया गया। पर्वत क्या करते हैं? वर्षा होने में मदद करते हैं। बच्चे को दूध मिला, उसमें आपने देखा होगा कि बच्चे को दूध तब मिलता है जब चूहा हुआ में पर्वत के पास जाता है, पर्वत पानी देता है तो सबको पानी मिलता है, जिसकी वजह से होता है। तो पर्वत क्या करता है? बादलों को रोक करके वर्षा करता है। ये बादल नहीं रहे, पर्वत नहीं रहे तो शायद वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। नदी का भी महत्व है। नदी भी बच्चे को दूध मिला में आपने देखा, नदी जो है चूहे को पानी देने से इनकार करता है। मैदान में घास नहीं है तो घास, सब कुछ जो भी है प्रकृति में हमारे कुछ ना कुछ काम के है। प्राणी भी सभी ने कुछ कुछ काम के, और हर चीज़ का अपना एक अलग महत्व है। तो वही जो है प्राजक्ता बोलती है, कहती है कि प्रकृति हमें कुछ ना कुछ देती ही रहती है। तो क्यों न इस वर्ष बाल दिवस, बाल दिवस क्या होता है अब बात आती है। बाल दिवस का मतलब है आपका जैसे जन्मदिवस होता है, आपका भी एक जन्मदिवस यानी बर्थडे, आपका बर्थडे। तो सभी बच्चों का बर्थडे अलग अलग दिन होता है, लेकिन एक दिन बर्थडे पूरे बच्चों का बर्थडे मनाया जाता है। तो पूरे बच्चों का बर्थडे कैसे हो सकता है? तो हमारे देश में इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। तो इसी तरह से जब हमारे देश आज़ाद हुआ था, आप 15 अगस्त भी मनाते हैं, झंडा फहराते हैं। उसके पहले हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। यहाँ के राजा, हमारे देश के राजा अंग्रेज हुआ करते थे। जब वो छोड़ के चले गए जिस दिन, उसी लिए हम 15 अगस्त आज़ादी दिवस मनाते हैं। तो आज़ादी दिवस के बाद हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिन्हें हम बोलते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं का जन्मदिन है और उन्हीं के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये हर साल उनका जन्मदिन जो बर्थडे था पंडित जवाहरलाल नेहरू का 14 नवंबर को, तो 14 नवंबर के दिन को यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को ही बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चे यही निर्णय लेते हैं कि जिस दिन बाल दिवस है उस दिन हम लोग प्रकृति को कुछ दें, क्योंकि प्रकृति हमेशा हमको सब देती है, लेकिन बाल दिवस के दिन जो है हमको प्रकृति को देना है। तो ऐसा करके सभी ने मिल करके अपना विचार अपने मित्र सोनपरी को बताया। तो उनकी एक मित्र थी सोनपरी, वो चित्र में आपको दिख पा रहा है सोनपरी, और बाकी सारे बच्चे है तो सोनपरी। तो बताया तो सोनपरी क्या होता है, देखिए सोनपरी का क्या रिएक्शन है। सोनपरी को जब ऐसा पता चला कि बच्चे बाल दिवस के दिन प्रकृति को कुछ देना चाहते हैं तो उसको बहुत हर्ष हुआ। हर्ष यानी आश्चर्य हुआ, बराबर खुशी हुई एक ढंग से। वह सबको अपने साथ लेकर आकाश में उड़ चली। तो परियों के पास ऐसी क्षमता होती है कि वह लेकर के आकाश में उड़ चलें, उनके पास पंख भी होता है, लेकिन सबको लेके जाए कैसे वो देखना है। तो आकाश में उड़ चली यानी आसमान में लेकर चल पड़ी। और उसने कहा, उसने मतलब सोनपरी ने क्या कहा, दोस्तों
मित्रों, तुम जो कुछ भी प्रकृति को देना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा है, जो कुछ भी तुम प्रकृति को देना चाहते हो उसकी तुम कल्पना करो, सिर्फ सोचो, मन में सोचो कि आखिर तुम क्या देना चाहते हो। और बस मैं यानी सोनपरी बोलती, मैं तुम्हारी हर कल्पना को सुंदर उपहार में बदल दूंगी। तुम जो भी सोचोगे कि हमें ये प्रकृति को देना है, उसको हम एक अच्छे से उपहार में बदल देंगे। फ्रेडरिक और सिद्धि ने आकाश को अपने खिलौने देने का मन बनाया, खिलौने देने का मन माने इच्छा बनाया। खिलौने, बच्चे लोग खिलौने देते हैं। और बस जैसे ही फ्रेडरिक और सिद्धि ने आकाश को अपने खिलौने देने का मन बनाया, आकाश मैंने बोला वही प्रकृति में है, तो बस सोचते ही खिलौनों ने क्या किया, बादलों का रूप ले लिया। ओके, इसके बाद क्या हुआ कि काव्या, एक लड़की का नाम, तो काव्या और हितेंद्र, इन्होंने पर्वत भी मैंने बोला वो भी प्रकृति का भाग, काव्या और हितेंद्र ने पर्वत को चॉकलेट देने की इच्छा व्यक्त की कि हम पर्वत को चॉकलेट देना चाहते हैं। बस उनकी इच्छा थी, यह इच्छा क्या हो गई, तुरंत शानदार वृक्षों में बदल गई, क्योंकि वृक्ष ही पर्वत की शोभा होती है। और अपने बच्चे को दूध मिला, मैं पढ़ा ना, पर्वत ने इसलिए पानी देने से मना कर दिया था क्योंकि उसने बताया था कि मनुष्य ने हमारे पेड़ को काट डाला है ना, इसीलिए बोला। तो जब चूहे ने बच्चे की ओर से शपथ लिया कि बच्चा बड़ा होकर हजारों पेड़ लगाएगा, तब उसने पानी दिया। यानी पर्वत की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या होती है, पेड़। इसीलिए उन लोगों ने पर्वत को जब चॉकलेट देने की इच्छा की, तो पर्वत के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी पेड़, उसने पेड़ में बदल गए। ओके, शर्मिष्ठा और कृष्णा पृथ्वी को अपनी चूड़ियाँ पहनाना चाहती थी। तो पृथ्वी को चूड़ियाँ क्यों पहनाना चाहती थी? आपको मालूम होगा, पृथ्वी को हम धरती माता बोलते हैं, समझाया? तो धरती माता क्यों? माँ तो हमको जन्म देती है ना, तो धरती माता जो है सबकी माता है। सबकी माता इसलिए है कि एक माँ तो हमको जन्म देती है, लेकिन धरती माँ का द्वारा दी गई चीज़ों को हम खाते और पीते हैं। हम जो कुछ भी खाते पीते हैं, मैंने पहले बोला, गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, सब्जी, फल, फूल सब धरती से ही मिलते हैं, फिर हमको मिलते हैं। तो धरती नहीं होती तो पैदा ही नहीं होता, है ना। इसके अलावा दूध, जो हमको गाय, भैंस, भेड़, बकरी का हम दूध पीते हैं, वो दूध भी बेचारे वे प्राणी भी घास को खा के जीवित होते हैं। तो घास खाते हैं, इसलिए उनको दूध होता है, तब हमको दूध मिलता है। तो पृथ्वी को हम धरती माता मानते हैं। तो माँ, वो देखो आपको चूड़ियाँ पहनती है, इसीलिए शर्मिष्ठा और कृष्णा ने क्या किया, पृथ्वी को अपनी चूड़ियाँ पहनाना चाहती थी। और बस उनकी ये चूड़ियाँ देखते ही देखते हरियाली बनकर पृथ्वी पर खिल गई, क्योंकि ये मैदान ही तो घास है। ये भी आपने पिछले पाठ में पढ़ा। आगे अलग बच्चे थे तृप्ति और चिन्मय। तृप्ति और चिन्मय ने अपनी अपनी रंग पेटी आसमान को देने का मन बनाया। रंग पेटी यानी आप लोग पेंटिंग करते हैं, ये कलर बॉक्स, ये रंग पेटी है। आप चित्र ड्राइंग करते हैं तो अच्छे अच्छे चित्र बनाने के लिए रंगों का उपयोग करते हैं। तो दोनों ही रंग पेटी जो है आसमान को देने का मन बनाया। बस जैसे आसमान भी उसी प्रकृति का भाग, बस कुछ ही क्षणों में सारा आसमान कई रंगों की छटाओं से भर गया। छटाओं माने सुंदरता से, अलग अलग रंग के आप देख पा रहे। फिर क्या हुआ, तुरंत आसमान टिमटिमाते तारों से भर गया, क्योंकि वो अलग अलग कलर थे, तो अलग अलग कलर अलग टिमटिम भर गए। सचमुच सभी बच्चों और परी ने मिलकर प्रकृति को अद्भुत बना दिया था। तो सब बच्चों की कल्पना बिल्कुल अलग अलग थी, सबकी सोच अलग अलग थी, और अलग अलग सोच के हिसाब से अलग अलग वो गिफ्ट देना चाहते थे। प्रकृति, मैंने पहले बोला, प्रकृति में सब आते हैं, धरती है, पेड़ है, पृथ्वी है, आसमान है, नदी है, पर्वत है, सब ने अलग अलग देना चाहा, और अलग अलग चीज़ें उनकी ज़रूरत के लिए बन गई। तभी प्राजक्ता की नींद खुल गई, है ना। एकाएक यानी अचानक प्राजक्ता की नींद खुल गई। इसका मतलब ये है प्राजक्ता क्या कर रही थी, सपना देख रही थी। लेकिन फिर भी जब प्राजक्ता की नींद खुली तो क्या देखता है, खिड़की से बाहर झांका तो पाया कि सब प्रकृति वैसी ही दिख रही है। सचमुच में बाहर बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसे उसने अभी अभी सपने में देखा था।
आकाश में तारे। तो ये नींद खुली, आप ये सूरज निकलने के बाद उठेंगे तो शायद कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। सूरज निकलने के पहले थोड़ा अंधेरे में उठे थे, आपको शायद चाँद तारे देखने को मिल जाए। आसमान सुबह थोड़ा सूरज निकलने के पहले लाल होता है, इस ढंग से आपको ये सब देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो कहने का मतलब है कि प्रकृति को हमें बचाना है, ये ध्यान रखना है। और इसके बाद हमने आपको एक दिन जो है विराम चिन्ह पढ़ाया था, तो इसमें भी जो है कुछ विराम चिन्ह है, हम उस विराम चिन्हों के एक बार फिर से दोहराएंगे। तो जब एक ही तरह के नाम चीज़ें बार बार आती हैं तो उनके बीच में क्या होता है, कामा लगाया जाता है। अंग्रेजी में कामा बोलते हैं, हिंदी में से अल्प विराम बोलते हैं। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि फ्रेडरिक, हितेंद्र, मुख्तार, प्राजक्ता, सिद्धि, काव्या, शर्मिष्ठा, कृष्णा, बिट्टू, तृप्ति और चिन्मय, ये सब के सब बच्चों के नाम हैं, इसलिए उनके बीच में ये जो चिन्ह लगाया है, इस तरीके से जो चिन्ह लगाते हैं उसे हम बोलते हैं अल्प विराम। ओके, और कोई सीधा सीधा वाक्य पूरा हो जाता है तो एक सीधी लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं पूर्ण विराम। ओके, इनके अलावा जब कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है तब भी चिन्हों के अलग चिन्ह, जैसे देखिए प्राजक्ता ने कहा, तो प्राजक्ता ने कहा तो कहा के बाद अल्प विराम लगता है। जो कुछ भी कोई कहेगा तो उसके बाद तुरंत अल्प विराम लगेगा। उसके बाद उसने क्या कहा, जो कुछ भी कहा उसको क्या होगा, ये दोहरा अवतरण चिन्ह है, बराबर। इसके पहले हमने आपको बताया था पूरी लाइन में कोई एक खास शब्द बताने के लिए एकल अवतरण चिन्ह लगता है। एकल अवतरण से मतलब होता है जहाँ दो लगा हुआ है वो एक ही रहेगा। जैसे संदर्भ कोना आपने पढ़ा था पिछले पार्ट में, संदर्भ कोना एक ही वर्ड था, तो हम आपको दिखा देते हैं, वहाँ आपको लगा हुआ है ना। आप एक पार्ट देखेंगे, ये संदर्भ कोना देख रहे हैं, यहाँ एक चिन्ह लगा है, एक ही लगा है ऊपर, ये एकल अवतरण चिन्ह है। लेकिन एक शब्द के लिए या दो शब्द के लिए एकल अवतरण, तो लेकिन जब कोई कुछ कहता है तो उसके लिए दोहरा अवतरण चिन्ह लगता है। तो यहाँ पर क्या है, ये दोहरा अवतरण चिन्ह शुरू है, तो जितना कुछ भी वो कहेगी दोहरा अवतरण चिन्ह के अंदर रहेगा, और उसके बीच में कुछ चिन्ह आएंगे तो लगते रहेंगे। जैसे यहाँ आया पूर्ण विराम लगा हुआ है, फिर क्यों न इस वर्ष बाल दिवस की हम प्रकृति को कुछ दें, है ना। तो ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है, यहाँ ध्यान देना है। लेकिन ये प्रश्न है, लेकिन ये सीधा कहा गया है, इसके लिए पूर्ण विराम का उपयोग किया गया है। बस उसने इतना ही कहा, इसके लिए ये दोहरा अवतरण चिन्ह लगा के वापिस बंद किया गया। तो ये देखिए, ये थोड़ा उल्टा अल्प विराम लगाते हैं अवतरण चिन्ह, और यहाँ पे सीधा और ऊपर लगाते हैं। और सबने मिलकर अपना विचार अपने मित्र सोनपरी को बताया, ये सीधा सीधा वाक्य पूर्ण विराम है। यहाँ इसी ढंग से आप देखेंगे, यहाँ लगे हुए हैं, सोनपरी को बहुत हर्ष हुआ, ये सीधा वाक्य है, इसलिए सीधा पूर्ण विराम। यहाँ भी आपको देखेंगे, यहाँ भी आपको पूर्ण विराम मिलेगा। लेकिन यहाँ फिर उसने कहा, मैंने बोला जब भी कोई कुछ कहेगा तो हमेशा ऐसा अल्प विराम लगेगा, और जो कुछ भी कहेगा उसके लिए दोहरा अवतरण चिन्ह लगा के शुरू होगा। दोस्तों, किसी को संबोधित कर रहे हैं, तो यहाँ ये जो चिन्ह लगा है, लाइन और बिंदी है, ये जो है इसको विस्मयादिबोधक चिन्ह या उद्गार चिन्ह बोलते हैं। उद्गार चिन्ह, फिर तुम जो कुछ प्रकृति के देना चाहते हो, फिर अल्प विराम है, उसकी कल्पना करो, ये पूर्ण विराम लगेगा। फिर उसने जो यहाँ तक बात कहा तो पूर्ण विराम लगा के फिर देखिए दोहरा अवतरण चिन्ह बंद, और इसके बाद फिर सीधे सीधे वाक्य, यहाँ पूर्ण विराम लगा हुआ है और यहाँ पूर्ण विराम लगा हुआ है। इसके अलावा जो भी है और भी देखेंगे क्या हो चिन्ह लग सकते हैं। यहाँ पूरे तरह से एक पूर्ण विराम, यहाँ पूर्ण विराम, और यहाँ पूर्ण विराम, और यहाँ पूर्ण विराम। लेकिन यहाँ आपको मैंने एक चीज़ और बता दी, जब एक ही शब्द दो बार आता है, देखते देखते, उसके बीच में भी चिन्ह लगाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं योजक चिन्ह, बराबर। इसी ढंग से योजक चिन्ह यहाँ भी है, अपनी अपनी, जब एक ही शब्द दो बार होते हैं तब यहाँ लगाया जाता है योजक चिन्ह। यहाँ देखते देखते, और यहाँ अपनी अपनी, फिर यहाँ पूर्ण विराम है, लास्ट में भी पूर्ण विराम है। इस ढंग से इसमें जो हमने जो चिन्हों को बताया, यहाँ भी आप देखेंगे पूर्ण विराम, और यहाँ पूर्ण विराम, और लास्ट में यहाँ देखिए पूर्ण विराम है, और यहाँ अभी अभी, बराबर। ये दो एक ही शब्द दो बार आया पर, तो यहाँ भी लगाया जो चिन्ह, ये भी क्या है, योजक चिन्ह है। ओके, इसके अलावा इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो देखना है। महत्वपूर्ण चीज़ें जो कुछ इसमें चीज़ें संयुक्ताक्षर है, मतलब कोई सिद्ध वाक्य जिसको आधा होता है उसको हम संयुक्ताक्षर बोलते हैं। जैसे इसमें देखिए फ्रेडरिक, इसमें फ लिखा हुआ है, और एक के नीचे से ऐसा लगा उसमें फ्रेडरिक पढ़ते हैं,
और ये ड आधा है। फ्रेडरिक इसे संयुक्ताक्षर वाला शब्द बोलेंगे। हितेंद्र, यहाँ भी वही जो फ्रे, यहाँ ये र अलग तरह से। मुख्तार आधा क है, प्राजक्ता में आधा क है, यहाँ ये प्ररक। सिद्धि आधा द है, काव्या में आधा व है। शर्मिष्ठा, अब यहाँ देखिए र एक अलग तरीके से यहाँ लगता है और एक यहाँ र ऊपर लगा हुआ है, और ये ऊपर वाला र इस जिस अक्षर के ऊपर लगा होता है उससे पहले पढ़ते हैं स र मिष्ठा, और ये आधा स प्रयोग है। कृष्णा, ये भी एक तरह का र है, ऋषि का मात्रा यहाँ लगा है, ऋषि, और ये आधा स है। और ये बिट्टू, ये भी आधा है। इस ढंग से जो शब्द होंगे इसको हम क्या बोलेंगे, संयुक्ताक्षर वाले शब्द बोलेंगे। और ये तृप्ति, ये तृप्ति भी एक तरह का है, एक कृष्ण भगवान वाला है ना, यानी ऋषि की मात्रा वाला है। यादव का तृप्ति, चिन्मय, ये सब संयुक्ताक्षर है। प्रकृति भी जो है वो क्या है, संयुक्ताक्षर का ही शब्द है। और मित्र पूरा है इस ढंग से। और दूसरा यहाँ देखिए, एक यहाँ भी आया है संयुक्त हर्ष, यहाँ देख रहे हर्ष, हम ह बोलते हैं, स है उसके ऊपर र, तो ये र जो है ये भी र पढ़ते हैं, आधा र इस जिस अक्षर के ऊपर लगा होता है उसके पहले हर्ष, बराबर, वहाँ जो रहता है उसका उपयोग हम करते हैं, बराबर। इस ढंग से आप क्या करेंगे, इस ढंग से जो जो आधे शब्दों वाले अक्षर हैं इनको भी आप क्या करेंगे, आप लिख करके रख सकते हैं। इसके अलावा शतरंगियाँ वाले शब्द भी आ सकते हैं, जो भी हैं वो आपको अलग करके लिख सकते हैं। आप इसमें देखेंगे यहाँ भी फिर रहा है शर्मिष्ठा। पृथ्वी, ये पृथ्वी में देखिए जो है ऋषि वाला है, और ये आधा थ है, ये भी संयुक्ताक्षर है। और तृप्ति मैंने बता चुका, चिन्मय, ये सब जो है संयुक्ताक्षर वाले शब्द हैं। इस ढंग से इन शब्दों को अलग अलग करके आप ये देखिए अद्भुत, अद्भुत में द संयुक्ताक्षर है, ये पढ़ेंगे। इनमें इस ढंग से आपको शब्दों को, अक्षरों को क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। तो आप इसमें से केवल पूरे पाठ में से आप संयुक्ताक्षर वाले जो भी शब्द हैं उनको आप लिखेंगे, और रह के अलग अलग शब्द भी आप लिखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।